वेलकम बैक टू माय चैनल राही क्लासेज। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राही क्लासेज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th 12th से रिलेटेड क्लासें दी जा रही थी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की भी, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में सहायक होंगे। उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ का चैप्टर नंबर 1, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 1 नंबर में। और अब की बार शायद ये जब आपका यूपी बोर्ड होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से कंपलसरी है, पक्का है कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूट नहीं सकता, गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उनको अच्छे से समझिए। बात ये होता है कि क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वही आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन को हल करने का टाइप पता है, आपको क्वेश्चन को हल करने का मतलब नॉलेज है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वरना क्वेश्चन क्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। आपका पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। संख्या दी गई है 6a + 5, तो आपको इसके ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक ज्ञात करना है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अगर ठीक पहले वाला धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो आपको इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 6a + 5 - 1। अब जब यहाँ पर हल सॉल्व करेंगे 6a + 4, आपका राइट ये आंसर आएगा। अगर आपसे बाई दफ़ा पूछ देता कि 6a + 5 से ठीक बाद आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको लिखना होता कि 6a + 5, ये आपको संख्या दी गई है, तो आपको 6a + 5 + 1 करना पड़ता, तो आपका आंसर आता कि 6a + 6। अगर आपको ठीक पहले वाला धन पूर्णांक निकालना है तो आप दी हुई संख्या में से एक माइनस करेंगे। अगर आपको ठीक बाद वाला धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो दी हुई संख्या में एक प्लस करेंगे। तो आपके सामने संख्या जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। अब ठीक पहले ये संख्या आपकी है, ये वाली संख्या है। अब जो ये संख्या दी गई है इसके ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक आपका ये हो जाएगा। यानी कि जो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, तो आपका जो है सेकंड नंबर वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, पूछा है अपरिमेय संख्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प दिया गया है कि 22/7, और सेकंड वाला विकल्प बोल रहा है कि पाई, और थर्ड वाला जो है विकल्प वो है 0.69, और जो फोर्थ है वो है 5/√16। अब यहाँ पर जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो होती हैं संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि पहला वो जो ऑप्शन दिया गया है आपका, वो दिया गया है 22/7। वो तो अंश और हर में ये जो 22/7 है, ये तो खुला हुआ दिख रहा है कि अंश बटे हर में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका परिमेय हुआ। ये आपका परिमेय है। आपका जो सेकंड है ऑप्शन, वो है पाई। अब ये पाई है, और जो थर्ड है वो है 0.69। 0.69। अगर 0.69 को हम सॉल्व करें, अगर इसे हम सॉल्व करें, बहरहाल कि ये अभी तो पॉइंट में है, आप इसे देख पा रहे होंगे कि ये अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ से ऊपर से दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, नीचे 1 और 0 लग जाए, यानी इसका जो ये जो संख्याएं हुई 69/100। अब ये संख्या कैसी है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये अंश बटे हर के रूप में दी गई है, तो इसका मतलब ये भी कैसी हुई, परिमेय। तो हम देख रहे हैं कि अगर आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो वर्गमूल आपका इसका क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आपके सामने यहीं पर अगर √5 दिया होता, √3 दिया होता, तो उसका आपको वर्गमूल नहीं पता होता, उसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते थे इतनी जल्दी। तो अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 5/√16 दिया हुआ है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। अब जो ये 5/4 है, क्या ये आप बता सकते हैं परिमेय है अपरिमेय है? ये तो साफ दिख रहा है कि परिमेय है, तो ये कैसी हुई संख्या, परिमेय। अब आपका ऑप्शन बचा है कि पाई। अब पाई का मान होता है 22/7। अब आप ये गलती मत करें कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो परिमेय ये जो पाई है आपकी, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। जो पाई होता है वो आपका अपरिमेय होता है। माना कि पाई का जो मान होता है 22/7, वो परिमेय होता है, लेकिन जो पाई होती है वो अपरिमेय होती है। तो आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, पाई। आप पाई पर टिक करेंगे। फिर आपके सामने दिया जा रहा है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संख्या 4√3 है, मतलब क्या है। अब ऑप्शन में आपको दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है पूर्णांक, और जो दूसरा है आंसर विकल्प, वो आपको दिया जा रहा है कि परिमेय, और जो तीसरा है वो दिया जा रहा है कि अपरिमेय, और जो चौथा है वो आपको दिया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो अभी आपको हमने बताया था कि अगर अंडर रूट लग रहा है विषम संख्या के साथ, और वो अगर उसके साथ परिमेय संख्या कोई भी जुड़ी हो, कोई भी परिमेय संख्या जुड़ी हो, अगर उसके साथ अंडर रूट में विषम संख्या आ रही है, अपरिमेय संख्या जुड़ जा रही है, परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ने से अपरिमेय हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि संख्या 4√3 है, यानी कि तुम्हारी जो 4 है ये तो एक परिमेय है, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जहाँ इसके साथ अंडर रूट 3 जुड़ा, ये अपरिमेय हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 4√3 है, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि जो संख्या 4√3 है वो अपरिमेय है, बस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब इसमें पूछा है कि जो आपके सामने संख्याएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपके सामने पहली संख्या दी गई है अंडर रूट 5। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी विषम संख्या के साथ अंडर रूट जुड़ रहा है तो वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी,
यानी जो अंडर रूट 5 दिया हुआ है वो तो पहले ही अपरिमेय हो गया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन, अंडर रूट 1 प्लस 4/9। ये जो है अंडर रूट 1 प्लस 4/9। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा कि 9 एकम 9, 9 4 13 और 13/9, यानी अंडर रूट 13/9। अब जब अंडर रूट 13/9 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कि अंडर रूट 13 अंडर रूट 9 का तो आप वर्गमूल निकाल देंगे। आप 9 का तो वर्गमूल निकाल देंगे, उसका तो 3 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 13/3 का आपका जो ये है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है 13, अंडर रूट 13 है। अब इसमें अंडर रूट दिया हुआ है, बस गड़बड़ हो गया मामला। कोई भी संख्या परिमेय लिखी है, अगर उसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ रही है तो वो संख्या ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगी, यानी कि ये भी कैसे अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपको दिया गया चौथा ऑप्शन, अंडर रूट 2.5। अब अंडर रूट 2.5 इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा आपका, यहाँ से दशमलव हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5/√10। अब जब इसका यानी कि जो 5/√10 है वो आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी आपका जो चौथा ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, वो भी अपरिमेय है। वो दिया गया है कि अंडर रूट 1 का एक जो संख्या है उसको चाहे आप 1 से 1 को भाग करो, या 1 का वर्ग करो, या 1 को 1 से गुणा करो, या 1 तो आपका इन सब में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपका अंडर रूट 1 लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर 1 आएगा। तो आपकी परिमेय संख्या कौन सी हुई, ये जो अंडर रूट 1 है। आपका सही आंसर यही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। हाँ, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि 2.732416 और डॉट 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 डॉट, मतलब आगे उसमें पता ही नहीं है कौन संख्याएं हैं, उसमें आपको पता ही नहीं है कौन सी संख्याएं आएंगी, वो मतलब चलते ही जा रहा है। अब जब आपको उसमें संख्याएं ही नहीं पता हैं कि कौन सी हैं, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये परिमेय है संख्या। परिमेय संख्या में तो आप साफ साफ लिख देते हैं उसको अंश और हर के रूप में, लेकिन आप इसे कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऊपर संख्याएं और दशमलव भी लगा हुआ है, क्योंकि जब नीचे जब ऊपर जब दशमलव काटा जाता है तो नीचे 0 बढ़ाए जाते हैं, तो इसमें तो आप 0 बढ़ाते रहेंगे, ये थोड़ी ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो पहले से ही गलत हो गया, वो अपरिमेय है। उसके बाद में दिया हुआ है अंडर रूट 7। अब जो अंडर रूट 7 है वो तो उसका क्या आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अंडर रूट जो 7 है ये आपका ये भी अपरिमेय हुआ। अब आपके सामने है 2.737373। अब आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये आपके सामने संख्या दी हुई है, अब आप इसे तुरंत ऐसे हटाएंगे, छह संख्याएं हैं दशमलव के, तो यहाँ पर आपने 6 0 लगा दिए। अब ये आपकी अंश बटे हर के रूप में लिख गई संख्या, तो यानी कि ये कैसी हुई, ये परिमेय संख्या हुई। जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं वो कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं।
यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सही आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब आप देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 4 इसमें दिया हुआ है 0.9। अगर आप अंडर रूट 0.9 दिया हुआ है, अगर आप उसे अंडर रूट 0.9 है सॉल्व करेंगे आएगा ये, तो आप अंडर रूट 9/10 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/√10। अभी आप पहले भी देख चुके हैं अंडर रूट 10 नीचे आया था जो अपरिमेय है, और ये अपरिमेय जब परिमेय के साथ जुड़ेगा अपरिमेय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपकी ये संख्या कैसी हुई, ये भी अपरिमेय हुई। तो इसलिए आपका सही और जो आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सम। क्या पूछा है, समपूर्णांक। यानी समपूर्णांक का मतलब हुआ सम संख्याएं, जैसे आप जानते होंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये आपकी कैसे हैं, सम संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी आपको m जो है उसको समपूर्णांक में बताना। तो m का देखो, समपूर्णांक का मतलब ये होता है कि किसी भी जो संख्या दी होगी, कोई भी संख्या दी हो, अगर आप उसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो वो आपकी समपूर्णांक बन जाएगी। जैसे आपके सामने कोई भी संख्या हो, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली चाहे वो विषम क्यों ना हो, चाहे संख्या विषम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या सम बन जा रही है। देखते हैं आप, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो एक सम संख्या है। अगर यहाँ पर 7 लिख दें जिसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो यहाँ पर m जो दिया है, जो m दिया है क्वेश्चन में, वो आपको किसी संख्या को की ओर संकेत कर, मान लीजिए m की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि m के जो m है वहाँ पर अगर हम कोई भी संख्या रखें तो वो मतलब समपूर्णांक बन जाए। तो यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा कि आपको 2 से गुणा करना है। तो अगर यहाँ पर m लिखेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2m, ये आएगा। तो आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ये थर्ड वाला जो है, ये जो थर्ड वाला है ऑप्शन में यही दिया हुआ है कि 2m। पहला जो ऑप्शन है वो ओनली m दिया हुआ है। अगर कोई भी संख्या केवल जैसे m कोई भी संख्या तो सम हो नहीं सकती, जैसे 3 दी हुई है, क्या ये सम है, नहीं। अब जैसे आपको बाद में दिया गया कि m+1, यानी ये जो 3 है अगर इसको आप +1 से करेंगे तो आपकी ये सम बन जाएगी। लेकिन क्या आप अगर इसमें +1 करेंगे तो क्या ये सम है संख्या, ये जो 3 है ये क्या सम है, ये तो विषम संख्या है। तो इसका तुम्हारा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2m। तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है देख लीजिए, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा था आपसे समपूर्णांक और यहाँ पर पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक में होता क्या है, आप किसी भी संख्या को 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ दें तो आपकी वो संख्या विषम बन जाएगी। आपकी कोई भी संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें 2 दिया है, 2 दिया है। अब आप इसमें 2 से गुणा करिए पहले और बाद में 1 जोड़ दीजिए, आपका 2 दूनी 4 और ये आपकी एक यहाँ पर 5 हो जाएगा, आपका एक विषम पूर्णांक हुआ। 5 कैसी संख्या है, विषम है। जो
यही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या में आप उसको दोगुना कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए, वो आपका विषम पूर्णांक बन जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको विषम पूर्णांक के लिए पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी इसका रूप बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 गुना +1 यानी 2 प्लस 1। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ये चौथा वाला, जो इसका राइट आंसर है वो चौथा वाला है, 2 प्लस 1। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका ओनली 2m था। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि संख्या n² - 1 जो 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है, यदि n 1 है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। यानी जो यहाँ पर n है वहाँ पर अगर हम विषम संख्या रख दें तो वो संख्या कैसी होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे तीसरा वाला विषम संख्या, यानी संख्या n² - 1 का जो 8 से विभाज्य पूछा है वो विषम संख्या, वो जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि 65 और 117 के HCF में, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, तो m का मान है। अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि हमको जो संख्याएं दी हुई हैं 65 और 117, जो 65 और 117 संख्याएं दी हुई हैं इनका सबसे पहले हमें HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं HCF। 65 और 117, ठीक है, जो 117 ये है। अब इनके जब हम फैक्टर करें, सबसे सरल तरीका है फैक्टर करना। अगर आपको नहीं आता है तो देखते हैं, 65 5 15 13 एकम 13, 117 9 9 एकम 9 और 9 3 27 यानी 13 एकम। अब देखते हैं 65 का होगा 13 गुणे 5, 117 का होगा 13 गुणे 9। अब मासा में होता यह है कि मासा में जो फैक्टर में दोनों संख्याओं का फैक्टर में मिले, जो दोनों में मिले वही आपका क्या होता है, मासा होता है। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है हमें, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी जो HCF है वो आपका आया 13, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि HCF को, यानी HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी जो आपका HCF 13 है इसको हम 65m - 117 के बराबर में रख पाएँ। तो देखते हैं, हम रख 13 बराबर 65m - 117। जब आप 13 को 65m - 117 के बराबर रखोगे तो आप इसे कैलकुलेशन करके देखें, 13 इधर माइनस का 117 है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 117 बराबर 65m, तो यहाँ पर हो जाएगा 130 बराबर 65। अब 65 उधर से इधर लाते हैं तो 130 बटे 65 बराबर m, यहाँ पर आएगा 2, तो आपका m का मान क्या आया, 2 आया। अब आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, m का मान पूछा है,
तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है 2, आपका यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हों। तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं यानी 70 और 125, 70 और तथा 125, अब आपको इसमें बोला है कि क्रमशः शेषफल 5 था 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्रमशः यानी क्रम के अनुसार दिया हुआ है, तो आपको सबसे दिया हुआ 5 और 8, तो आप 5,8 दिया हुआ है, तो आपको करना यह है कि जो 5 दिया हुआ है वो 70 में से घटाना है, और जो 8 दिया हुआ है वो 125 से घटाना है। तो 70 माइनस 5, यहाँ पर आपका आएगा 65, जो आपका 125 है। माइनस 8 बराबर ये आ जाएगा आपका 117, 117। अब आपको करना क्या है, वह बड़ी से बड़ी, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर बड़ी संख्या की बात है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात है, वहाँ आपको करना पड़ता है एचसीएफ उसका निकालना पड़ेगा। जो संख्याएं दी होंगी उनका आपको एचसीएफ निकालना होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, ना कि इन संख्याओं का। इन संख्याओं का नहीं निकाला जाएगा, इन संख्याओं का निकाला जाएगा जो माइनस करके यहाँ पर निकाली गई हैं संख्याएं। तो यहाँ पर संख्याएं हैं आपकी 65 और 117। अभी आपने निकाला था इसका 9 कम 9 9 3 27 13 1 5 13 1। नौ 13 आपको दोनों में मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के फैक्टर में मिले वो एचसीएफ होता है आपका। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। आपका पूछ क्या रहे हैं इसमें, आपका जो सही आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला 13 दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर है। जहाँ पर भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी वहाँ पर एचसीएफ निकाला जाएगा। और अगर शेष फल की बात आए, जहाँ पर क्रमशः शेष फल की बात आए कि इतना शेष फल प्राप्त होता है, प्राप्त हो, तो वहाँ पर जो दी हुई हैं संख्याएं क्रमशः उनका क्रम दिया होगा, उन्हीं हिसाब से आपको उन संख्याओं में से घटा देना है। उसके बाद में आपको उसका एचसीएफ निकाल लेना है, जो संख्याएं हैं बस वही एचसीएफ हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, यदि a और b को a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा a और कामा b का होगा। यानी जो a और b का है उसका जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b बराबर दिया गया है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब दिया गया है।
तो आपको करना क्या है कि आपको इन संख्याओं के, जो ये संख्याएं दी हुई हैं, इनके आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर करके हम देखते हैं अभी। देखो, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, और वाई का करेंगे, ठीक है। अब इसका करते हैं एक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, ठीक है। अब आपको एचसीएफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि मासा निकालना है, यानी मासा निकालना है। अभी आपको बताया गया है कि मासा जो होता है वो होता है जो दोनों संख्याओं में मिले, जो दोनों में मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देख रहे हैं कि एक्स जो यहाँ पर एक्स जो एक है, यहाँ पर एक्स है, यानी आपका एक्स मिल गया एक। यहाँ पर नीचे ऊपर x दिया गया है लेकिन नीचे कोई नहीं है, इसलिए ये x नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर y आ रहा है, फिर यहाँ ऊपर वाले में फिर से x दिया गया है लेकिन नीचे वाले में नहीं दिया हुआ, यानी वो जो दो हैं x उनको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे अब y जो यहाँ पर है यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y गुणे में। अब उसके बाद में फिर से y दिया हुआ है, नीचे भी y है। अब आपका ये जो y है ये एक्स्ट्रा है और इस ऊपर वाले में नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब आपका मासा क्या होगा, मासा आपका यहीं तक रखेंगे, जो आपको दोनों में मिले मासा वही होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि अब इनका गुणा कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और y का जब गुणा करेंगे y से वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो मासा है मासा बराबर क्या होगा, एक्स वाई। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a बराबर b, a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा p और q होगा। अभी आप बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कर आए हैं बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर मासा पूछ रहा था और यहाँ पर आपका लासा पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल वही काम करना है। मासा में जो दोनों में होती थी संख्याएं, छोटी संख्याएं, उनको लिया जाता था। अब जो लासा में होता है जो दोनों में होंगी उनको एक बार लिया जाएगा, और जो लासा जो शेष बच जाएंगी उनको भी लिया जाता है। तो हम करते गए, देख रहे हैं अपने क्वेश्चन को, लिखते हैं कि P बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और Q बराबर दिया हुआ है ए क्यूब बी। अब आप इनके फैक्टर कर रहे हैं, a गुणे b गुणे b, a गुणे a गुणे a गुणे b। अब आपको इसमें देखना है कि जो दोनों में मिले उसको एक बार लेना है और जो शेष बचे उनको लेना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि a ये एक हो गए a, उसके बाद में ये एक है a, इसमें नहीं है तो आपको इसको लिखना है a, इसको लिखना है, ऊपर नहीं है लेकिन फिर भी लिखना है, और फिर ये एक b और ये एक b, तो आपको इसको लिखना है एक बार। अब दोनों में देखो b है, एक मिल गया b दोनों में, तो उसको आपको एक बार लिखना है, और फिर शेष बचा आपका ये भी। तो देखो यहाँ पर आ रहा है a को आपने जो दोनों में मिला एक बार उसको लिखा, उसके बाद में ये शेष a है इसको लिखा, ये लिखा a, और जो एक b इसमें है एक b इसमें है उसको एक बार लिख लिया, उसके बाद में फिर शेष एक b बच गया उसको लिख लिया। अब आप इसको देख रहे हैं कि जब इसकी गुणा करेंगे a क्यूब बराबर b स्क्वायर, आपका ये आ गया लासा। अब आपका अगला क्वेश्चन है
अब जो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आपको, ये आपका होमवर्क है, इसमें क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दिया हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर घर से करना है। यानी आपको हम अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, लेकिन तब तक आप इसका आंसर चेक करें क्या सही होगा आंसर, और उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। यानी जो 1 से 10 तक की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सभी संख्याओं से विभाज्य है। जो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें एक संख्या ऐसी है जो 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 भी से, और 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी कटेगी। तो आपको वही संख्या इसमें से पता करना है। आइए हम चेक करते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पहले ऑप्शन में बताया है कि 10। अब आप 10 देख रहे हैं, ये जो 10 है, अब आप इसको 1 से काट देंगे, 1 से कट गया, 2 से काट देंगे, 2 से कट गया, क्या 3 से कटेगा? बस यहीं से काम खत्म। यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत। अब आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है 100, इसको भी देख लेते हैं। अब आप इसको 1 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, क्या इसको 3 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, यहीं से ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि 504। अब देखो, इसको आप 1 से तो सभी में कट जाएगा, और 1 के बाद अब आप इसको 2 से भी काट सकते हैं। 2 का मतलब ये होता है, देखो 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 या सम संख्याएं हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, तो आपकी वो संख्या ऑटोमेटिक कट जाएगी। 2 से संख्या वो कट जाएगी, तो आपकी ये संख्या 2 से भी कट गई। अब आपका तीसरा जो नंबर है वो है 3। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? 3 से विभाज्य करने का सबसे आसान तरीका, जो संख्या दी हो आपके सामने, जो चाहे वो जितने नंबर की हो संख्या, उसको आप जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे इसे 5 और 4 को, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9। अब हम 9 देखेंगे कि 3 से 9 कटेगा या नहीं कटेगा। अगर आपका जो जोड़ आएगा, अगर वो 3 से कट जाएगा, तो जो संख्या लिखी होगी वो ऑटोमेटिक 3 से विभाज्य होगी। तो यानी जो ये 9 है, ये हमारे 3 के टेबल में आता है और ये 3 से कट जाता है, यानी ये जो 504 है ये हमारी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 3 भी सही हो गया। अब 4 का हम देखते हैं। 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ पर हुआ 10, तो 4 दूनी 8 और 4, यहाँ पे 4 दूनी 8 और उसके बाद में बचा 2, 4 छंग 24, यानी 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। अब आपका आता है संख्या 5। अब 5 का मतलब, 5 की संख्या जो विभाज्य होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके लास्ट में 0 या 5 आएगा तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लास्ट में 4 दिया हुआ है, यानी ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। बस यही जगह से इसका भी काम खत्म हो गया। फिर आपका चौथा जो ऑप्शन है वो है 2520। अब जब आप 3 ऑप्शन गलत कर चुके हैं तो आपका चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक सही होगा। चेक कर लेते हैं उसे भी। और हाँ,
ऐसे ही देखकर मत लगा देना। मतलब अगर आपने 3 चेक किए बाई दफा की, वो आप सोच रहे हैं कि जब 3 चेक कर लिया चौथा अपने आप तो सही होगा, लेकिन कभी कभी होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो भी गलत हो, लेकिन उसको भी आपको चेक करना है। बिना चेक किए कोई भी आंसर आप टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है 2520। 2520। अब इसे आप चेक करें। देखो ये 1 से भी कटेगा, लास्ट में 0 है, 2 से भी कटेगा, 5 2 7 2 9, 9 3 से कट जाता है, इसका जोड़ जो 9 आया है वो 3 से कट जाता है, यानी ये 3 से भी कटेगा। अब आपको 4 से काटना है, तो 4 का मतलब ये, 4 का काटने का मतलब ये था कि अगर आप कोई भी संख्या लिखो, अगर लास्ट के 2 वर्ड उठा लो, लास्ट के दो वर्ड, और अगर वो 2 वर्ड 4 से कट जा रहे हैं तो आपकी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 वर्ड हैं 20, ये जो 20 दिया हुआ है, क्या ये 4 से कट जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब यह संख्या 4 से भी कट जाएगी। अब आपका आता है अगला नंबर 5। अभी आपको हमने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आएगा वो संख्या ऑटोमेटिक 5 से कट जाएगी, यानी कि 5 से भी कट गई। अब आपका आता है अगला नंबर 6। 6 से हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 24, आपका यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 1, यानी यहाँ पर हो गया 12। अब 6 दूनी 12, यानी कि आपका आ जाएगा 420। 420, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और ये शेष 0, यानी ये 6 से भी कट गया, तो 6 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपका नंबर आता है 7। तो यहाँ पर 7 से देखेंगे तो 7 यहाँ 21, यहाँ बचा 4, 7 6 42, 0, 7 यहाँ 21, 7 6 42, 0, ठीक। तो आपकी ये संख्या 7 से भी कट गई, तो यहाँ पर 7 भी लिख लेंगे। अब आता है 8। अब 8 को देखते हैं, 8 3 24 और यहाँ पर हुआ 12, तो 8 एकम 8, यहाँ बचा 4, तो 8 5 40, यानी ये 8 से भी कट गया, तो 8। अब आता है आपका लास्ट 9 से देखते हैं। 9 के 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर बचा आपका 5 2 7, यानी 72। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 72, तो जो 72 है वो भी 9 से कट जाएगा, 9 8 72 और फिर से 0, यानी ये 9 से भी संख्या विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर 9 भी लिख लेना है। अब लास्ट आपका वर्ड बचा है कि 1 से 10 बोला था, तो 10 से चेक करना है कि ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो 10 से ये संख्या तो ऑटोमेटिक विभाज्य है, इसके लास्ट में 0 दिख रहा है। जो जिस संख्या के लास्ट में 0 दिखेगा वो संख्या तो ऑटोमेटिक 10 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 10 से भी विभाज्य है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन। जो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के हम इतने क्वेश्चन कर लिए। लगभग चैप्टर नंबर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के मतलब एक प्रकार हो, सभी का प्रकार हो गया, सभी प्रकार के एक क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करके यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठना है। माना कि क्वेश्चन अधिक से अधिक चांस हैं यही क्वेश्चन फंसने के, अगर बाई दफा ये नहीं भी क्वेश्चन आएंगे तब भी अगर आपको इन क्वेश्चनों को लगाने का तरीका पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।